भाषाई सम्मेलन है तो भाषाई सम्मेलन में कुछ ऐसी स्पष्ट बातें हमारे सामने आनी चाहिए। जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा डायलेमा है या भ्रम है या जो कुछ भी है वो क्लियर और कंक्रीट होना चाहिए। और जो हमारे दिल्ली से आए हुए हैं वो ये कंक्रीट आइडिया लेकर जाएं कि आखिर ये कम्युनिटी है तो क्या है, आखिर ये भाषा है तो क्या है। तो मैं चूंकि अपना प्रस्तुत करूंगा अपना पेपर, उसके पहले जो अध्यक्षीय मेरा जो कार्य है वो कर लूं। तो पहले हमारे तारकेश्वर जी ने अपना पेश किया पारंपरिक कलाओं पर। तो पारंपरिक कला में सब कुछ उन्होंने सही बोला, लेकिन गोदना जो है वो कला में भी है और गोदना जो है वो आभूषण में भी है। गोदना से बहुत लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन गोदना एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारे आज की स्त्रियों में नहीं, महिलाओं में नहीं, पहले की महिलाओं में होता था। जो गोदना से मतलब गोद करके आभूषण बनाया जाता था। ये प्राचीनता का द्योतक है। ये इसको लोग समझते हैं कि अदर देन कुर्मी में ही है, कुर्मी में भी, हमारी कुर्मी कम्युनिटी में भी ये गोदना की प्रक्रिया थी। दूसरी बात यह है, कलाओं में बात करते हुए इन्होंने सबकी बात करी, सभ्यता के उस काल से बात करी। लेकिन जब सभ्यता के उस काल से बात करेंगे तो हमारे मिट्टी कला में जो खपरा बनाने की थी, खपरा बनाने की बात, क्योंकि खपरा बनाने की कला सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये और भी देशों में भी है। तो शुरुआत में जो लोगों ने मिट्टी का घर बनाया या घर बनाया उसमें खपड़े का भी प्रयोग हुआ है, तो उसकी बात होनी चाहिए। आज भी कंबोडिया में वगैरह में पुआल के भी घर बनते हैं और दूसरे देशों में भी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। घर निर्माण कला की बात हुई है, वो अच्छी बात हुई है। इसके बाद जयंती मैडम ने बात करी, लेकिन उनका विषय था परिधान का। तो परिधान पर बात करते करते वो हंसली और जो है कि बाकी आभूषण पर भी आ गई। तो मेरा ये कहना है कि परिधान में बात करना बहुत अच्छी बात है। टेंटी, पाचन हुआ, पुतली हो गया, भगवा हो गया, बहुत अच्छी बात है, इसकी चर्चा हुई क्योंकि इसकी जानकारी की जरूरत थी। लेकिन एक बात यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी था कि आज से करीब 50 या उसके पहले हमारे महिलाएं अंदर वस्त्र, जिसको आज पेटीकोट वगैरह बोलते हैं, उसका चलन नहीं था, वो पोजीशन में नहीं था, वो सिर्फ सम्रांत घरों में ही होता था। जनरलाइजेशन जो हुआ वो बहुत बाद में आफ्टर कहीं इंडिपेंडेंस हुआ, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी, वो होना चाहिए। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे विजयराज बाबू ने पारंपरिक आभूषण पर बात करी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ये सोने का और जो दूसरे धातु है उसका होता है, उन्होंने कहा और नहीं। लेकिन इस पर मैं जानना चाहूंगा, हमारे गुरुजी भी हैं कि जब लोहा खाड़ू है तो लोहा खाड़ू को क्या आभूषण आप नहीं लीजिएगा? लोहा खाड़ू जो है वो तो सोने का नहीं है, तो लोहा खाड़ू भी तो आभूषण है। यदि उसको लेते हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि लोहे के बने जो अलंकार है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। हमारा विषय है कुड़माली समुदाय के उत्सव। तो समुदाय की जब बात आती है, गोष्ठी की बात आती है, तो कुड़मी समुदाय की बात, मेरा समुदाय कुड़मी के नाम से जाना जाता है और कुड़मी समुदाय यदि है तो उसकी भाषा कुड़माली ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इसी के आधार पर नामकरण की प्रक्रिया चली हुई है। तो यदि प्रॉपर नाउन में झगड़ू है तो झगड़ू नहीं बोलेंगे, प्रॉपर नाउन में यदि खड़िया है तो खड़िया नहीं बोलेंगे, प्रॉपर नाउन में यदि अखड़ा है तो अखड़ा नहीं बोलेंगे। हाँ, जिन लोग रॉ का उच्चारण नहीं कर पाते हैं उन लोगों ने लिख दिया रॉ, तो क्या बहुत बड़ा गलती करते, ऐसी बात नहीं है, उसका सुधार हो सकता है। ये बात क्योंकि आज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है और मैं आपको बताता हूँ, आज जो हमारी लड़ाई चली हुई है अष्टम शेड्यूल में जाने के बाद, हमारे राकेश किरण बोल रहे थे इसके लिए 5 दिन तक रेल रोका हो गया, दिल्ली तक हिल गया कि आखिर ये कुड़मी कम्युनिटी क्या है और कुड़माली को ये दर्ज कराना चाहते हैं 8 शेड्यूल में। तो 8 शेड्यूल में दर्ज होने के लिए ट्राइबल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये कहता है यदि आप कुड़मी और कुड़माली की बात करते हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन कुड़मी की बात कहिएगा तो कुड़मी इज आइडेंटिफाइड, द टर्म कुड़मी इज आइडेंटिफाइड विद the communities who are non-totemistic and who reside in बिहार, in यूपी, in राजस्थान, अदर यहाँ के छोटा नागपुर प्लेटी के जो कुड़मी है उसके बाद टोटेमिस्टिक है। यहाँ के गोत्र बनते हैं वे प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक जीवों से, इसलिए प्योरली ये प्रकृति पूजक है और इनके जितने तौर तरीके हैं वे सब प्रकृति से रिलेटेड हैं। जो तो प्रकृति पूजक है उनकी पहचान बाकियों से अलग है और उसके चर्चा बहुत हो चुकी है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है और कल्चरल ब्रांडिंग नहीं हो सकता है, इसीलिए शादी ब्याह उनके साथ हमारा नहीं होता है। और जयंती कुमारी ने कहा था माइग्रेशन फॉर नॉर्थ इंडिया, नहीं,
अभी का जो लेटेस्ट थ्योरी है राल सिविलाइजेशन थ्योरी, वो कहता है कि कहीं से ये कुर्मी माइग्रेटेड नहीं है। वे यहाँ की सभ्यता जिसको राल सभ्यता कहते हैं वो सौरेखा, कंसावती, दामोदर उपत्यका का में डेवलप किया और पहले धान की खेती शुरू हुई और धान की खेती के जनक कुर्मी है। और जरा मेरा उत्सव ये सारे उत्सव जो जुड़े हुए हैं वो कृषि से, मतलब धान से। तो यदि धान से जुड़े हुए हैं तो ये मानना पड़ेगा ये जितने भी उत्सव यहाँ पर प्रचलित हैं वो सारे कुर्मियों ने उनको बनाया है, कुर्मियों ने उनको डिवाइड किया है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये इतिहास है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और लोग कहते हैं काल के बारे में, तो काल के बारे में अभी स्पष्ट किताब आ चुकी है। मैं ये कहता हूं आपको, इंडो आर्यन सिविलाइजेशन में श्री पी.आर. सरकार ने लिखा कि कुर्मी जो है वे द्रविड़ मूल के हैं। दूसरी बात उन्होंने आगे भी कहा कि ये 7000 ईयर्स की इनकी सभ्यता को लिखा हुआ है। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कृष्ण काल को भी उन्होंने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ आपका एज में। और शिव काल, शिव का मतलब जो शिव नटराज थे, जो शिव ने तंत्र मंत्र सिखाया, उसकी बात जिसको हिस्टोरिक शिव कहते हैं, जिसको हम लोग कुर्माली में बूढ़ा बाबा कहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने 7000 ईयर्स की बात कही है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो आज इस नए थ्योरी के मद्देनजर ये कुर्मी और कुर्माली को समझना पड़ेगा। तो उत्सवों की चर्चा में बहुत सारी बातें आएंगी, मैं ये आपको कहूंगा। तो ये जो उत्सव है, ये उत्सव क्यों उन्होंने डिवाइड के मैंने बनाया, कुर्मी पूर्वजों ने उत्सवों को इसलिए बनाया क्योंकि कृषि में कटने वाले, बहुत अच्छी बात, अच्छी समय कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि तथ्यात्मक बहुत कुछ हमें मिल जाते हैं तो उस पर हमें गौर करना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। उत्सव की बात पर जब मैं आते हैं तो यहाँ पर उत्सव के बारे में बोला जाता है, कुर्मी कहावत है कि 12 माह से 13 पर्व, मतलब महीने की तुलना में इनके त्योहार बहुत ज्यादा है। हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया ताकि एक तरह से जिंदगी वो खत्म हो जाए और कृषि कार्य करने में ये उमंग बना रहे, ऊर्जा बना रहे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे उत्सवों का प्रचलन किया। दूसरी बात है, पौरव मान्य पीठा और पूजा मान्य पाठा, इनका ये मान्यता है और ये प्रचलित कथा है। कहने का मतलब है जो भी पर्व होगा उस पर्व में इनका पीठा बनना है। पीठा यदि ज्यादा गरीबी है तो वो चावल के गुड़ से कम से कम खापरा पीठा तो बना ही सकता है, छिलका पीठा बना ही सकता है, इनकी खासियत है। तो मैं आता हूँ सीधे उत्सवों पर। तो इनके 13 उत्सव मेन माने जाते हैं और इसके अलावा भी और हैं जिनकी चर्चा अलग से होनी चाहिए, हो सकती है। तो इनके जो भी त्योहार हैं उनको हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कृषि कर्म। तो कल्टीवेशन के पहले के, तो एक पहला टर्म हो जाता है आपका प्री कल्टीवेशन फेस्टिवल्स, दूसरे हैं प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल और तीसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो मेरा कहने का मतलब है, तो प्री कल्टीवेशन में आते हैं आखान यात्रा, सिझोना, सरहुल, गाजोन, रोहिन और जाता। और प्री हार्वेस्टिंग में बारी पूजा, करम पर्व, छाता पर्व, जितिया, जिहूर, बंदना। और पोस्ट में एक ही आता है, वो है टुसु पर्व, जो कि बहुत ही प्रचलित है और सिर्फ कुर्मी कम्युनिटी में नहीं बल्कि और लोगों में ही प्रचलित हो। यहाँ की परिस्थिति को देखने से ये पता चलता है कुर्मी का कल्चर, कुर्मी के पर्व त्योहार ये कुर्मी तो मनाते ही हैं। और इनके साथ जो फंक्शनल जातियाँ जो इनके कृषि कर्म में सहायक थी, आज अलग हो गया होगा, लेकिन शुरू में समाज व्यवस्था के रीढ़ में थे कुर्मी, क्योंकि कृषि था, और उनके सहायक में थे कुमार थे, कमार थे और बहुत सारे थे। वे लोग भी इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मैं थोड़ी चर्चा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उनकी साइंटिफिक एस्पेक्ट, इसकी चर्चा बहुत कम हुई है, उस पर मैं थोड़ा जोर दूंगा। अब अखान यात्रा पर आइए। अखान कब शुरू होता है? अखान शुरू होता है माघ का पहला दिन, और माघ का पहला दिन है कुर्मियों का नववर्ष। तो अखान यात्रा में क्या होता है? सूरज का उत्तरायण होता है, सूरज का उत्तरायण। और उत्तरायण ही नहीं, उत्तरायण में आप देखिएगा वो क्या, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं पूर्व दिशा की ओर तो बाई की ओर जाता है, इसलिए पहला दिन से हमारा जो चलन वो बायां बर्थ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हम जो हल जब दिन हमारा हार गुना करने का है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, मतलब हम बाएं से घुमाते हैं। आज कोई दूसरा कम्युनिटी का आदमी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध सूरज के उत्तरायण से है, मतलब हमारे बाईं ओर जाने का है। ये
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वैलिड है, क्योंकि और भी जो हम घूमते हैं वो बाएं तरफ से घूमना होता है। अब मैं ये कहूँ कि ये जो बाएं तरफ का घूमना है क्या साइंटिफिक है? ये प्योरली साइंटिफिक है, क्योंकि साइंटिफिक इसलिए है, आप यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करिए साइंस के टर्म में, तो एंगुलर मोमेंटम जब आप बाएं घूमते हैं तब वो उसके साथ है, लेकिन यदि आप दाहिना घूमना चाहिएगा तो आप फेंका जाइएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डोमिनेंट है और आपके मोशन को वो दुरुस्त रखती है। लेकिन यदि आप दाहिने घूमना चाहिएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। अब इसी को केंद्र करके आज के जो ट्रैक बनाए जाते हैं रेस के, वे बाएं घूमने के लिए होते हैं, दाहिने घूमने के लिए नहीं होते हैं। तो हमारी प्राचीन पद्धति यदि आज कारगर है और इससे यदि उन्होंने महसूस किया साइंटिफिकली सही है, तो मानना पड़ेगा हमारे पूर्वजों ने ये एंटीक्लॉज मूवमेंट जो लिया वो सोच समझ कर लिया था। और वो बॉडी का जो आपका मूवमेंट है, बॉडी का जो बनावट है, वो भी आपको बाएं घूमने के लिए आपको सहायता प्रदान करता है। मैंने एक लेख लिखा था, इस पर बहुत लोग का कवरी आ गया कि आपके ट्राइबलिज्म में भी इतनी सारी वैज्ञानिकता है। मैंने कहा हाँ है, लेकिन अभी पूरे समाज को आज लोग कह रहे हैं कि कुड़माली भाषा इंटरनेशनल भाषा है, तो कुड़माली कल्चर में जो वैज्ञानिकता है उस पर साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लोग साइंस को उन्होंने परखा, उन्होंने प्रकृति के हर मूवमेंट को, हर इवेंट को परखा और उन्होंने एक नियम बनाया, नेक नियम जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ही सोचने की बात है, विश्लेषण की बात है। और इसके आगे मैं कहना चाहूंगा और एक चीज है, हमारे और भी राइटर हैं जिन्होंने लिखा कि आखिर 2.5 पाक ही क्यों होता है आखान यात्रा के समय। तो उसमें जो है इसको आध्यात्मिकता से उन्होंने जोड़ा है, क्योंकि हम जो है इस लैंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्राइबल हैं, वो एक और आदिम और अद्वितीय देवता शिव बूढ़ा बाबा को मानते हैं। तो शिव बूढ़ा बाबा को यदि आप मानिएगा, आप तंत्र मंत्र में जाना पड़ेगा और तंत्र का जो विज्ञान है उसको मानना पड़ेगा। तो 2.5 पाक का मतलब होता है कुल कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार चक्र में 2.5 पाक लेके लपेटे लेके पड़ी हुई है। उसको जब आप जगाते हैं और सहस्रार चक्र में ले जाते हैं, तब जाकर के आपका जीवात्मा का शिव से मिलन होता है, ऋणात्मक शक्ति का धनात्मक शक्ति से मिलन होता है। ये साइंस है। तो इस साइंस को हमारे पूर्वजों ने पहचाना था और उसको उन्होंने नियम में बना दिया था। ये पहला दिन हमारा ये आखान यात्रा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हम चलेंगे, आखान यात्रा के बाद हम चलेंगे सिछौना में। पोथी पूजा में आजकल विद्या देवी की बात हो गई है, लेकिन पहले विद्या देवी की बात नहीं थी। पहले सिर्फ पुस्तक को, ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो स्रोत है, उसकी पूजा करने की बात थी। इसलिए पोथी पूजा की बात हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई कल्पना देवी देवता का स्थान नहीं है। उसके बाद सिछौना हो गया, सरुल भी हो गया। अब आते हैं गाजर पर, इसको शिव मंडा या मंडा पूजा होता है, शिव पूजा। तो शिव चूंकि हम बोल चुके हैं अद्वितीय देवता है, आदि देवता है, जिन पर बहुत श्रद्धा भक्ति है। इस श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन हुए फूल कुंडी अर्थात जलते हुए अंगारों पर चलकर करते हैं। 1 नंबर। 2 नंबर उनका जो भक्ता चूल्हा होता है, वहाँ सिर के अंदर आपका फूक लोहे का घुसाया जाता है और बांस के लट पर बांधा जाता है। तो ये जो है इतना घूमना बगैर समर्पण के, उस इष्ट देवता के प्रति समर्पण का ये द्योतक है। इसको समझने की जरूरत है। आज लोग नहीं समझेंगे तो अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है और दिल्ली से लेकर दिल्ली तक जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ कल के दिन और भी साइंस में रुचि रखने वाले सोचेंगे आखिर कैसे संभव है। इसको हम रोहिणी पर्व जेठ के 13 महीना में मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है, हम धान को बीज निकालने के काम करते हैं। लेकिन बाकी चीज पर मैं ज्यादा गौर करूंगा। उस पर विधि निषेध क्या है? विधि निषेध का मतलब, विधि निषेध नहीं कहूंगा उसको, उस दिन हमारा है लोगों के कुड़माली मान्यता है कि जितने भी शैली जीव जंतु बिच्छू सांप वो बीज से निकलते हैं और आश्विन के दिन अंदर घुसते हैं। तो निकलते हैं तो क्षति होगा, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं वे लोग? आषाढ़ी फल खाते हैं। अब आषाढ़ी फल क्यों खाते हैं? इसको यदि आप लेबोरेटरी में टेस्ट कीजिएगा तो लगेगा कि ये एंटी वेनम है और ये आपको विष प्रतिरोधक बनाता है। तो इस पर रिसर्च होने की बहुत जरूरत है। और इस पर डा आता है, डा शब्द दाह से ही आता है, दाह से ही दाह बना है। आज जो ज्यादा गर्मी होती है तो दाह बोलते हैं। तो हमारा आम डा, नीम डा, प्रतिम डा जो दाह है उसके लिए उस दिन हम नाम बताते हैं, तो वो डा शब्द वहां से आया है। ये सारी चीजें जो है वो होता है। और एक चीज है, गोबर से जो है वो घर के अंदर, वो घर के ऊपर जो है कि वो चिन्ह लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये यदि हम करते हैं तो जितने विषैले जीव जंतु हैं वो विकसित होंगे। मतलब
ऑफिसर सीट है तो चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना जो हमारा चीज़ है यह सोचने की चीज़ है और इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और हमारा बहुत लेबोरेटरी में बहुत कुछ टेस्ट करने की भी बात है। अब आता है बारी पूजा में हम पानी की पूजा करते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। करम महोत्सव, करम को महोत्सव का दर्जा प्राप्त है क्योंकि संतान उत्पत्ति या सृष्टि का संदेश जहाँ पर है वो संदेश हमारी भावी लड़कियों को जो वैवाहिक जीवन में जाएंगी उनको दिया जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ करम कथा के माध्यम से। तो करम कथा क्या है? आज अष्टादश पुराने शुभ बात कह लेते हैं बहुत, तो अष्टादश पुराणों में क्या है? शिक्षा की तो बात है। तो हमारे करम कथा में शिक्षा है। हाँ, तो ये कुर्माली के लिए सामाजिक पुराण है, सामाजिक पुराण है। हम कुर्माली में हमको बाहर से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारा लोक साहित्य ही जो है वो हमारा वेद है और हमारे ये जो लोक कथाएं हैं ये हमारे पुराण हैं। इस चीज़ को समझने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है जावा कई तरह का होता है, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। जावा उठाने के समय कुछ विधि निषेध है, कन्याओं को लड़कियों को करना पड़ता है। उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है? जैसे जो जावा उठाती हैं, जावा का मतलब नए डाली में बालू उठा करके उसको शस्य डाला जाता है, अंकुरन होता है और उसको रोज गीत गा करके वहाँ पर संगीत थेरेपी का प्रभाव है, वहाँ पर नृत्य का प्रभाव है। और क्या होता है वहाँ पर विधि निषेध क्या है कि यदि तुम उस समय दही खा लोगी तो फूफड़ेगा। अब लोग बोलोगे आप क्या बताते हैं कैसे होगा? तो साइंटिफिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो आपके हाथ में भी तो आ जाएगा। आपके हाथ में यदि आ जाएगा तो आप उसी हाथ से छिड़कते हैं हल्दी पानी, तो बैक्टीरिया वहाँ भी चला जाएगा और फूफड़ेगा ही। ये साइंटिफिक कारण है। ठीक उसी तरह से एक्सेस हीट यदि बॉडी में आ जाएगा, मतलब भूंजल खाना मना है, भूंजा हुआ खाना मना है, एक्सेस हीट यदि बॉडी में हो जाएगा तो उस तरह की चीज़ है वह जीवाणु जो है उससे आपके जावा को क्षति पहुंच सकता है। ये जो विधि निषेध है इसका भी वैज्ञानिक कारण है, तो इसको सोचने की जरूरत है। और एक चीज है, इस समय करम गीत में गाया जाता है, आज तोरे करम राजा घारे दुआरे, काल तोरे करम राजा कांस नदी पर है। तो कांस नदी जो आता है, तो कांस मैंने कांसाई नदी, कांसाई नदी का मतलब क्या हुआ? हमारी ये सभ्यता, हमारा कर्म पर्व यहीं से शुरू हुआ, इसका प्रमाण यहाँ से हो जा रहा है। दूसरा बात है जाहू जाहू कोरम राजा जाहू 6 मास आवे देभा दोरो मास अनोबम गुरा। तो 6 मास में 1 वर्ष हो रहा है। कोई कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं? यही बात आपकी काल गणना जितने आज आगे गणना का शुरू है, चाहे शक संवत हो, विक्रम संवत हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर हो, ये तो आया ही नहीं था। इतनी प्राचीन हमारी सभ्यता है कि हम 6 मास 6 ऋतु में ही, मतलब मधुमास से शुरू करते थे और काटिन मास जाड़ मास में खत्म होता था। तो 6 मास में मेरा 1 साल हो जाता था। तो जहाँ 6 मास में 1 साल गणने की प्रथा है, दैट इज एंसेंट, वो प्राचीन है, ये मानना पड़ेगा। तो जब कुर्बानी उत्सव को तैयार करते हैं, अब चर्चा करते हैं, तो उनमें जो संदेश छिपा हुआ है उसको भी समझने की जरूरत है। और एक चीज और भी कहते हैं, करम नाच में हमने कहा कि ये वामावर्त होता है और उसमें जो है ये आज क्या हो रहा है, जितना भी योग एक्सरसाइज बन रहा है वो बॉडी को इलास्टिक बनाने के लिए, और बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज संरक्षित होना चाहिए। तो आप यदि हमारे करम नाच को देख लीजिएगा, जो लोग इस तरह से लचकदार नाच नाचती हैं उनका कभी अर्थराइटिस नहीं होता है, क्योंकि उससे उनका कार्टिलेज बना रहता है। समझने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो नृत्य की परंपरा है, नृत्य की परंपरा शरीर को और मन को दुरुस्त रखने का बहुत बड़ा अच्छा उपाय है। इतना ही नहीं, एक बात यदि कहूँ तो बहुत खराब लगेगा।